So, as we saw in the last lecture, this is the fourth lecture of A Far Cry from Africa. As we saw in the third lecture, Derek Walcott is very confused between who to choose, which side of the ancestry that he has been given, on which side he should stand. On African side, where he is very attached to the culture and the tradition, or on the English side, where English is the language of his expression. So which side जो है वो कौन सी चूज़ करे, ये जो है उनको कन्फ्यूजन है और उनकी आइडेंटिटी की भी क्राइसिस है, ये याद रखिए. सो बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव, विच शुड आई चूज़, ये डायरेक्ट वॉलकॉट का क्वेश्चन है. बिट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव. सो मैं इन दोनों को धोखा दूँ या फिर इन दोनों की साइड लूँ या फिर इसमें से किसी एक को चूज़ करूँ. लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये है किसी एक को चूज़ करने में या दोनों को चूज़ करने में, दोनों को सपोर्ट करने में, दैट they have committed themselves to practice violence. Both African people and the white colonial supremacists जो है, इन दोनों ने जो है डिसाइड किया है कि वो वायलेंस को कमिट करेंगे. दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ वायलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन दोनों में चूज़ करना जो है डेरेक वॉलकॉट के लिए बहुत मुश्किल बात है. हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव? हाउ कैन आई टर्न माई बैक ऑन अफ्रीका एंड लिव? How can I turn my back on my white ancestry and live? So this is a question not only of identity crisis and crisis, but the question of survival for Derek Walcott. So which is why he has named the poem A Far Cry from Africa. See, poem बहुत ही confused note पे जो है end हो रही है. डेरेक वॉलकॉट को पता नहीं है कि उनको क्या करना है, कौन सी साइड चूज़ करनी है और दोनों को वो कैसे क्रिटिसाइज करे, ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है. बोथ द पार्टीज आर रॉन्ग. ही नोज बोथ द पार्टीज आर रॉन्ग, बट ही इज़ नॉट श्योर हाउ टू स्टॉप बोथ ऑफ देम फ्रॉम कमिटिंग वायलेंस. और जितना कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे इस पोएम की एंडिंग में है, उतना ही कन्फ्यूजन पोएम के टाइटल में भी है, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका. सो यहाँ पे टाइटल में थोड़ा सा पन है, हम ऐसे बोलेंगे. पन मतलब कि कुछ एक सेंटेंस के, एक जो है फ्रेज के दो मीनिंग निकलना है ना. जैसे कि पॉइजनस स्नेक्स डोंट चेंज देयर स्पॉट्स. ठीक है, यहाँ पे मीनिंग क्या होता है कि पॉइजनस स्नेक्स जो है अपनी आदतें नहीं बदलते. जो एक बार जहरीला होता है वो ज़िंदगी भर के लिए जहरीला होता है. ये जो है उसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है. और उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि सांप के जो स्पॉट्स होते हैं, एक पॉइजनस स्नेक्स के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते. उनकी स्किन बदलती है मगर वो स्पॉट्स की जगह जो है चेंज नहीं होती. वैसे ही यहाँ पे जो है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका जो है उसका मीनिंग क्या होता है कि डेरेक वॉलकॉट जो कि अफ्रीका में नहीं रहते हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ में नहीं रहते हैं, वो अफ्रीका के को उनकी आवाज़ जो है अफ्रीका तक नहीं जाती है. इसलिए वो जो चिल्ला रहे हैं अफ्रीका के लिए या अफ्रीकन लोगों के लिए, वो चिल्लाने की आवाज़ यहाँ पे अफ्रीकन्स तक नहीं जा रही है. अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका. और दूसरा मीनिंग क्या है इसका? अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका मतलब जो अफ्रीका के बारे में हमेशा इनकी सोच रही है, what he always thought was Africa, now that it has been involved in a violence of this level, this sort, it is very hard to believe that this is the same Africa that he has always learned about, that he has always loved, that he has always grown up hearing about. So this is not the Africa that he has imagined. So यहाँ पे दो मीनिंग निकलते हैं इस पोएम के टाइटल के. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग दैट इज़ टू बी एक्सप्लेन्ड इन द पोएम. पोएम की कोई ख़ास जो है राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं है. कुछ जो है पॉइंट है, रिपीटेशन वगैरह, रिदम वगैरह जो है, जो आप यहाँ पे इन नोट्स में पढ़ सकते हैं. बट अदरवाइज़ जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है, एलिटरेशन, एसोनेंस और रिपीटेशन जो है, एंजैपमेंट का भी है. इसमें से जो है एलिटरेशन और रिपीटेशन का आप ध्यान में रखिए एग्ज़ाम के लिए. अदरवाइज़ आई थिंक वी हैव completed all the points that we have to cover in the poem. You have already been given the notes, so I wish you best of luck for your examinations. Thank you.